हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। इस वक्त करनाल लोकसभा में हम हैं, जहां हरियाणा बीजेपी के दिग्गज, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के करनाल से लोकसभा उम्मीदवार मनोहर लाल हमारे साथ हैं। चुनाव को लेकर उनसे खास बातचीत हम करने वाले हैं। क्या मुद्दे हैं मनोहर लाल जी? मुद्दे तो क्योंकि मोदी जी का एक लोकसभा का चुनाव होने के नाते हमारी जो केंद्रीय सरकार, केंद्र सरकार के जो विषय हैं वही महत्वपूर्ण हैं। और उसके अंदर चूँकि मोदी जी ने पिछले 5 साल में ऐसे ऐसे काम किए हैं जो जनता कभी सोच भी नहीं सकती थी। उदाहरण के तौर के ऊपर कांग्रेस का उलझाया हुआ विषय ये 370 आर्टिकल, 370 में कभी कोई नहीं सोच सकता था कि जम्मू कश्मीर कभी देश का अभिन्न अंग बनेगा। आखिर हम भी लगातार जब कहते थे, कांग्रेस डराती थी लोगों को। कांग्रेस कहती थी जिसने इस मुद्दे को हाथ लगाया तो गृह युद्ध हो जाएगा, खून की नदियाँ बह जाएंगी। लेकिन हमारे मोदी जी के और अमित शाह जी की जोड़ी ने एक दिन सुबह घोषणा ही की है कि कल से 370 बेअसर, 370 खत्म हुई, क्या किसी को खरोंचाई नहीं आई। तो इस प्रकार से समस्याओं का हल किस प्रकार निकालना है ये हमारे नेता बखूबी जानते हैं। और जो वो एक बार कह देते हैं, सोच विचार के कहते हैं, वो पूरा होता है। इसी को लोगों ने नाम दिया मोदी जी की गारंटी। चंडीगढ़ में थे आप संत कबीर कुटीर में करीब 9.5 साल, अब किराए के मकान में है। कैसा लग रहा है? प्रोफाइल में जो बदलाव है कैसे आप देखते हैं? देखिए, वो संत कबीर कुटीर वो एक कबीर जी के प्रति मेरी श्रद्धा का भाव था, इसलिए उस कुटीर का नाम रखा। और मुझे अच्छा तो इस बात का लग रहा है कि जब तक मानो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हमारे लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं ही हैं। लेकिन कभी कल को मान लो, मैं मान लो कह रहा हूँ कि दूसरा भी कोई विचारधारा का मुख्यमंत्री आएगा ना, तो कम से कम संत कबीर कुटीर को नहीं हटा सकता वो। क्योंकि संत कबीर कुटीर एक ऐसी आस्था है, एक ऐसा विषय है, और उसके बार बार संत कबीर कुटीर के मन पर उल्लेख होने के बाद असर जो जाता है कि समाज के प्रति त्याग, समाज के प्रति समर्पण का भाव। कबीर जी ने कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू की दोस्ती ना काहू से बैर। पर ये मनोहर लाल इस मिट्टी का बना हुआ है। हमने प्रदेश की जनता के प्रति किसी प्रकार का कोई ऐसा वातावरण नहीं बनाया कि जो हमारे विरोध में थे उसके खिलाफ कोई हमने कार्रवाई की हो या हमने कोई बदला लिया हो। हम समभाव से एक समान विकास के नाते सारे प्रदेश में काम करते रहे, और वही एक कारण है। जनता प्यार करती है, जनता हमारे साथ लगी है, और इसका मतों के अंदर प्रकटीकरण जो होगा 4 जून को पता लगेगा। मनोहर लाल जी, कोई पंच या सरपंच भी बनता है तो वो भी उससे हटना भी नहीं चाहता, और हटने के बाद भी अगर किन्हीं भी कारणों से एक टीस रहती है, मलाल रहता है, तो मनोहर लाल जी किस मिट्टी के बने? कोई टीस भी नहीं है, मलाल भी नहीं है, खुद अपनी इच्छा से। देखिए, कोई भी दायित्व तो मिलता है, काम मिलता है, उसको एक जिम्मेवारी का भाव मान करके मैं काम किया हमेशा। कोई भी काम, आज तो मुख्यमंत्री का दायित्व, इससे पहले भी मेरे पास विभिन्न प्रकार के, यानी एक गली मोहल्ले का दायित्व से मैंने शुरू किया था, प्रदेश का दायित्व, फिर अखिल भारतीय 7-8 प्रांतों का दायित्व, और अंत्योदय की जो योजना मेरे सामने लगी वो सारे देश की लगी। कभी मन में ये नहीं आया कि मेरे पास कौन सा एक दायित्व या पद या कोई उसके कारण से मन में बहुत बड़ा ऐसा आ गया होगा कि ये पद तो बहुत बड़ा है, बहुत हर्षोल्लास के साथ मुझे रहना, ऐसा नहीं है। पद को हमेशा काम के साथ जोड़ा है। काम जो वो था वही भी वैसा महत्वपूर्ण है, आज जो काम मिलेगा ये भी वैसा ही महत्वपूर्ण होगा। तो जनता के प्रति काम, ये मन में एक विचार रहना चाहिए। क्या काम है, वो मुख्यमंत्री है या वो कोई विधायक है या सांसद है या कहीं किसी और प्रकार का दायित्व है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मन में एक काम करने का विचार ये रहना चाहिए, वो लगातार समभाव से हम करते हैं। आपके विरोधी कह रहे हैं कि सरकार तो आप ही चला रहे हैं, सुपर सीएम है, आप ही फैसले ले रहे हैं। किसी प्रकार का कोई विषय नहीं है, क्योंकि अब इतना 9.5 साल मैंने काम किया, और 9.5 साल के बाद अचानक जब उनको मुख्यमंत्री का पद का भार मिला है, उसमें चुनाव आ गए हैं। अब चुनाव, ओह थोड़ा देखो भाई, इसको दूर करो। तो चुनाव आ गए, चुनाव आते ही सबको हमको चुनावी माहौल में जाना पड़ा है। तो चुनाव में जाने के बाद सरकार का कोई प्रत्यक्ष रूल नहीं रहता है। चुनाव आने के बाद तो आचार संहिता लगती है, जो हमारा चुनाव आयोग है अथवा हमारे अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी है, डीजीपी है, ये सब चीज़ें वो करते हैं। सरकार का तो कोई विषय ही नहीं है। अब मुख्यमंत्री का काम तो प्रत्यक्ष आचार संहिता जब समाप्त होगी तब उसके बाद शुरू होगा। फॉर्मल काम करने के लिए जितने करने पड़े वो करेंगे। आज भी कैबिनेट की मीटिंग थी, कुछ इश्यूज ऐसे थे कि जो उनको कैबिनेट की मीटिंग करके उसको आगे बढ़ाना पड़ सकता, वो नियम ही ऐसे हैं, इसीलिए उनको वो करनी पड़ी, इसलिए किया। वरना तो चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये बदलाव जो हुआ है मनोहर लाल जी, इसका क्या संदेश जाएगा? हालांकि नायब सैनी आपका बहुत सम्मान करते हैं, पैर छूकर आपसे आशीर्वाद लेते हैं, किस तरह का कोऑर्डिनेशन आप दोनों में? बहुत ही अच्छा संदेश उसका जा रहा है, क्योंकि पहली बात तो है कि समर्पण के भाव से, त्याग के भाव से हमने काम किया। कांग्रेस को अगर ये करना पड़ता तो एक दूसरे का सिर फोड़ते। कांग्रेस कुर्सी छोड़ती नहीं है, कुर्सी को तोड़ देंगे, किसी को देंगे नहीं। इसलिए जिस प्रकार का एक समाज में मैसेज गया है, ये भारतीय
भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। केवल यहाँ हरियाणा में नहीं, आप मध्य प्रदेश को लीजिए, राजस्थान को लीजिए, सब तरह इस प्रकार के आश्चर्यजनक घटनाक्रम हुए हैं, उसको जनता देखती है तो पार्टी की ही ये विचारधारा लोगों के सामने जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो करनाल में तस्वीरें आपने देखी किस तरह से मनोहर लाल जनता के बीच जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। जनता का काफी रिस्पांस आपको मिल रहा है, स्वागत जिस तरह से कर रहे हैं। आप लोग भी क्लीन स्वीप की बातें कर रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं हमारी हवा है, 10 की 10 सीटें हम जीतने वाले हैं। देखिए, विपक्ष के लोग और पक्ष के लोग दोनों ही दावा करेंगे, लेकिन क्या 2014 में और 2019 में उन्होंने दावा किया था कि नहीं किया था? 19 में ऐसा ही दावा किया था और 19 में 10 की 10 सीटें वो हारे थे। ये अलग बात है कि 19 में उनको 10 की 10 हारने के बाद भी गम सिर्फ 2 सीटों का हुआ था, 8 सीटों का कोई गम नहीं हुआ। और जब उनसे कहा गया कि इस बार सोनीपत से कौन लड़ेगा, सोनीपत से रोहतक से कौन लड़ेगा, उनका जी पिछली बार हम दोनों लड़ गए थे बाप बेटा, इसलिए दोनों हार गए। इस बार उनको 2 का गम तंग ना करे, गम हो तो 1 का ही हो, इसलिए अपने गम को आधा करने के लिए उन्होंने उसमें से भी 1 सीट छोड़ दी। उनको गम जो है 9 सीटों का तो बिल्कुल नहीं होगा, 1 सीट का गम ज़रूर ज़्यादा होगा क्योंकि उनके बेटे लड़ रहे हैं। इनको कोई पार्टी से लेना देना नहीं, कोई प्रदेश से लेना देना नहीं, बापू बेटा की पार्टी वो यहाँ चल रही है। और ऐसे ही मैं समझता हूँ देश में भी माँ बेटा की पार्टी, उनकी भी ध्यान उनका प्रधानमंत्री कुर्सी पर है, इनका ध्यान मुख्यमंत्री कुर्सी पर है, लेकिन हरियाणा की जनता ना इनको मुख्यमंत्री के लिए आगे बढ़ने देगी, ना देश की जनता माँ बेटा को आगे बढ़ने देगी। ये निश्चित है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से और देश में सरकार बनाएंगे और 4 महीने बाद हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः रिपीट होगी, अच्छे बहुमत से रिपीट होगी, ऐसा हमारा दावा है। दावा भले सब करें, लेकिन मुझे जनता पर भरोसा है, जनता ऐसा करेगी। रोहतक की आपने बात की, टफ थी पिछली बार फाइट, इस बार क्या लग रहा है आपको? पिछली बार थोड़ा टफ थी, लेकिन इस बार मैं समझता हूँ हमारा 7,500 का मार्जिन, मैं इस बार सोचता हूँ कम से कम 70,000 मार्जिन के साथ रोहतक की सीट हम जीतेंगे, क्योंकि जो कम्युनिटी के तरीके से कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पिछली बार देखने को मिली थी वो इस बार नहीं मिल रही। इस बार हमको हर कास्ट के लोग और वोट डाल रहे हैं। कास्टिज्म जो है पॉलिटिक्स में धीरे धीरे कम हो रहा है और जिसका नुकसान कांग्रेस को ही ज़्यादा होने वाला है, उसका लाभ हमें होगा। रोहतक को लेकर आप कह रहे हैं पिछली बार से ज़्यादा अंतर से, कांग्रेस और दूसरे दल भी ये कहते हैं आप लोग बाहर से 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी मनोहर लाल जी दूसरे दलों से नेताओं को लाया गया टिकट देने के लिए, ऐसा क्यों? देखिए, समाज में जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों को आगे लाना ये कहीं कोई बहुत बड़ी बुरी बात नहीं है। और हर आदमी टेस्टिंग पर होता है, टेस्टिंग में कौन क्या काम करता है, हमारी पार्टी में कौन क्या करता है, दूसरी पार्टी में कौन क्या करता है, और उसमें से मान लो किसी पार्टी के किसी आदमी का मन बदल जाता है, बदलता तो जाता है, जाने के बाद भी उसकी क्या बुरी हालत होती है हम देख रहे हैं। जैसे हमारे रामविलास जी कहा करते हैं कि मारी गली आवे नहीं, आवे तो जावे नहीं, जावे तो कुछ पावे नहीं, जावे तो कुछ पावे नहीं। उदाहरण देते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का कि आने के बाद गए, जाने के बाद कुछ मिला नहीं। कोई फर्क पड़ेगा उनके जाने से? नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको कुछ नहीं मिला, बल्कि इससे कांग्रेस की साख खत्म हुई है कि जिस आदमी को विश्वास दे करके अपने यहाँ लाते हैं, हम विश्वास दे के नहीं लाते हैं। विश्वास दे के लाना होता है तो पहले ही हम बता देते हैं कि हमको चुनाव लड़ाएंगे। हमने अशोक तंवर को पार्टी में ज्वाइन कराया, लेकिन कहीं कोई विश्वास नहीं दिलाया। हमने कहा कि पार्टी फैसला करेगी जब निर्णय होगा। निर्णय उनके पक्ष में हुआ, बहुत अच्छा हो गया। तो इस नाते से हम बिल्कुल तय करके चलते हैं कि किस आदमी को चुनाव लड़ाना है। आखिर हमारे में ढल पाते हैं? आधे घंटे पहले अगर लेकर आते हैं उनको? नहीं, आधे घंटे पहले नहीं, अशोक तंवर कम से कम 3-3.5 महीने पहले आए हैं। और अशोक नवीन जिंदल हमारा पुराना जानकार है, नवीन जिंदल का परिवार हमारे पहले से ही संपर्क में है, कोई आज का नहीं है। और हिसार में इन्होंने जो ओपी जिंदल तो आखिर बंसीलाल जी के जब सरकार में शामिल थे उसमें ओपी जिंदल के हमारे अच्छे संबंध थे। बाद में अलग बात है कि क्योंकि वो बंसीलाल जी के साथ चले गए, उस समय उनके मन में क्या आया क्या नहीं आया, बाद में दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद भी इस परिवार के साथ हमारे लगातार संबंध बने रहे और आज जब नए सिरे से विषय आया कि उन्होंने चुनाव लड़ना है, हमें भी लगा कि चुनाव इनको लड़ा देना चाहिए, तो उन्होंने चुनाव लड़ाया, अच्छी गति पकड़ गए और अब निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र की सीट बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। जो टिकट बदले गए या टिकट कटे उसके पीछे क्या कारण था? क्या सांसद अच्छा नहीं कर पाए थे? और अगर बदले गए तो कोई नाराजगी या भीतरघात नहीं होगा? ये नहीं होता, ये पार्टी की अपनी रणनीति होती है, अपनी आकलन होता है और उसके अंदर 100 प्रकार के समीकरण उठाने पड़ते हैं, 100 प्रकार की बातें होती हैं। तो इन सब विषयों के ऊपर अब एक सांसद तो हमारे उनकी डेथ ही हो गई थी, तो क्या करेंगे? आखिर दूसरे किसी को लाना ही था। एक पार्टी के हमारे छोड़ के चले गए तो वो कहीं के नहीं रहे, जब वो नहीं रहे तो वहाँ भी किसी को लाना ही था।
और यहाँ पर संजय भाटिया से मैंने स्वयं पूछा कि संजय भाटिया जी, आप चुनाव जो है लड़ेंगे तो आपको ही लड़ना है। उनका नहीं, आपको चूँकि मुख्यमंत्री रहते हुए और देश केंद्र में जाने की बात कही गई है तो मेरे स्थान पर चुनाव आप लड़ेंगे। और उन्होंने स्टार्टिंग में सारा प्रारंभ तो संजय भाटिया ने कराया। तो ये हर सीट की अलग अलग स्थिति होती है, ऐसा नहीं कि अलग स्थिति नहीं होती है। हमारे सांसद कुरुक्षेत्र के थे, अब वो मुख्यमंत्री बन गए, और मुख्यमंत्री बन गए तो सांसद नहीं रहेंगे। इसलिए हर सीट का अपना अपना एक समीकरण है, तो इस नाते से कहीं कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस की टिकटों की बात करें मनोहर लाल जी, सोशल इंजीनियरिंग खूब की गई है, जात पात के आधार पर कहीं जातिगत होमवर्क खूब किया गया कि लगता है कि मुकाबला बहुत कड़ा रहेगा। पहले भी करते रहे, पहले भी आखिर वो समीकरण में जाटों को 3 या 4 सीटें देते थे, एक जातिगत पॉलिटिक्स करते थे। उस जातिगत पॉलिटिक्स में जब उनको 10 साल में लगातार ध्यान में आया कि ये पॉलिटिक्स नहीं चल सकती, केवल किसी एक जाति को खुश करने के लिए हम ज़्यादा सीटें दे दें, बाकियों को नहीं दें, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए वो समीकरण उन्होंने पहले भी बिगाड़े, अभी बिगाड़ दिए। अब वही जाट समाज के लोग जो कहते हैं पहले हमको 4 लड़ाते थे, इस बार केवल 2 लड़ाई हैं, तो वो भी बिगड़ गया उनका। तो इसलिए वो कभी इस सीढ़ी पर चढ़ते हैं, कभी उस सीढ़ी पर चढ़ते हैं। स्थायित्व तो नहीं है, अगर स्थायित्व लेके रखेंगे शायद कुछ भला हो जाएगा। सारी विपक्षी पार्टियां, मनोहर लाल जी कह रहे हैं अल्पमत में आ गई है सरकार। कोई अल्पमत नहीं है। आज भी अगर फ्लोर टेस्ट होता हम बहुमत में हैं, ये मेरा दावा है। वो तो अपनी लिस्ट भी नहीं दे सके। अगर वो साइन किए हुए लिस्ट एक बार लेके आए और फिजिकल परेड कराएंगे राज्यपाल के यहाँ, तब मानेंगे कि उनके पल्ले कुछ है। अल्पमत को लेकर हम बात कर रहे थे, सारी पार्टियों ने चिट्ठी लिखी है, सरकार अल्पमत में है। तो वो बिल्कुल ऐसा एक गेम खेल रहे हैं कि उनको ही समझ नहीं आ रहा हम कहाँ फंस रहे हैं। आखिर तो जब कभी उनको कोई शिकायत थी, 3 विधायक हमारे इंडिपेंडेंट थे, माना उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया, लेकिन उनको ये भी वो समझा नहीं सके कि प्रत्यक्ष फिजिकली जा करके गवर्नर के सामने उनको अपना पत्र सौंपना होता है। गवर्नर के पास नहीं गए, और उन्होंने मेल भी करनी थी तो अपने अकाउंट से करनी थी। वो किसी एक विपक्षी नेता के अकाउंट से अगर वो करते हैं तो राज्यपाल ने संशय पैदा कर दिया कि असली है कि नकली है, आपको दबाव डाल के कराया गया, क्या कराया गया है। उन्होंने दोबारा उनको कहा है हाजिर हो जाओ दोबारा, तब पता लगेगा। इसके बाद कांग्रेस के लोग अपने केवल एक ऑफिस के एक यानी जिसको कहना चाहिए एम्प्लॉय के माध्यम से अपना पत्र भेजते हैं। क्या ऐसा पत्र, इतना महत्वपूर्ण विषय, विधायक दल के नेता को अपने हाथ से नहीं लिखना चाहिए था? क्या उन 30 विधायक जो उनके हैं उनके स्वयं के हस्ताक्षर आगे नहीं भेजना चाहिए थे? अगर वो स्वयं के उनके हस्ताक्षर का आगे भेजते, अपने नाम से पत्र लिखते, तब तो राज्यपाल कहते ना कि उनको फिजिकल प्रेजेंट करो। आज तो वो काम भी नहीं किया। इसका मतलब केवल शोर मचाना, केवल दुनिया यानी समाज को, लोगों को भ्रमित करना, इस प्रकार का। मैं आज भी कहता हूं कि उन तीनों लोगों को दबाव डाल करके जो ले जाया गया है, उसमें एक के तो मैसेज हमारे पास आए हैं कि मुझे तो गलतफहमी हो गई, ये किया वो किया, मैं आपको वापस आना चाहता हूं। और नाम बताएंगे आप? नाम बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि फ्लोर टेस्टों का सब चीज़ें सामने आएंगी, और उसमें भी कांग्रेस के और जेजेपी के। कांग्रेस के तो चलो ठीक है, अंदर खाते जो होगा होगा। जेजेपी के लोग तो खुल करके कह रहे हैं कि हम सरकार को समर्थन देंगे। जिनको नोटिस दे चुके हैं दुष्यंत चौटाला, और नोटिस भी दिए हैं, तो उन्होंने भी विधायक दल के नेता के नाते नहीं दिए हैं, उन्होंने भी एक विधायक के नाते दूसरे विधायक को नोटिस दे रहे हैं। उसका क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। उनको इतनी कानूनी जानकारी, इतना सामान्य बुद्धि भी नहीं है कि हमने अगर सीरियसली कुछ करना तो कुछ करके दिखाएं। वो नहीं करने वाले कुछ भी, और होने वाला, क्योंकि उनको सफलता नहीं मिलेगी। आज उनको पता है कि 4 महीने पहले अगर ऐसा कुछ किया जिसमें सफलता नहीं मिलेगी, इसका खामियाजा उनको अगले चुनाव में भुगतना ही पड़ेगा। जेजेपी को कैसे देख रहे हैं आप? लोगों ने साथ भी ऐसे समय में छोड़ा गया जब वो अपनी तैयारी भी नहीं कर पाए, विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है, यहाँ तक कि उनके विधायक भी आप लोगों के साथ आते नजर आ रहे हैं। देखिए, हमने कभी भी पार्टियों ने इस नाते से समझौता नहीं किया। हमारा चुनाव पिछली बार भी पार्टियों का नहीं था, सरकार का था। चुनाव इंडिपेंडेंट लड़े थे, इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद में हमने समझौता किया और सरकार बनाई। आज भी पार्टियों की तैयारी तो अपनी अपनी सब करते हैं, वो भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, और इससे पहले वो तैयारी कर रहे थे। अगर वो भी उस समय आके कहते कि हम तैयारी अलग से नहीं करेंगे, हम तो मिलकर चुनाव लड़ेंगे, शायद विषय दूसरे होते। लेकिन उन्होंने तो इस चुनाव के आने से बहुत महीना पहले जब इस प्रकार से बोलना शुरू कर दिया कि सीएम आया, सीएम आया, सीएम आया, तो डिप्टी सीएम भी तो थे, तो भारतीय जनता पार्टी का उसमें योगदान था। तो सीएम बनेंगे तो अकेले बनेंगे, वो अकेले बनेंगे तो इसका मतलब उन्होंने तो घोषणा कर दी कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। इसलिए ये बहुत एकदम प्रत्यक्ष था, प्रत्यक्ष में इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन वो चुनाव लड़ना चाहिए, क्यों नहीं लड़ना चाहिए? सब पार्टियां लोकतंत्र में चुनाव ये कहते हैं कि रोहतक ऑफर किया गया था उन्हें, रोहतक की सीट ऑफर की गई। मुझे मालूम नहीं है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। एक हरियाणवी बात उन्होंने उस दिन कही जब सरकार में बदलाव हुआ कि गाय तो गई, खूंटा साथ लेकर गई। कैसे देख रहे हैं? गाय कौन थी, खूंटा कौन था, उनसे पूछना चाहिए।
तो तमाम दलों की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस की जिसमें हम बात करते हैं, जेजेपी की बात करें, इनेलो की बात करें, गठबंधन में भी लड़ रहे हैं दोनों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बारे में जानता हूँ कि 10 की 10 सीटें लोकसभा की और विधानसभा की 1 करनाल की सीट 11 की अगर हम लेंगे, जब मैं ये क्लेम कर रहा हूँ तो बाकी पार्टियों का उत्तर तो आएगा ना उसमें। मनोहर लाल जी, आपको लेकर ये चर्चाएं हैं कि आपको दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है इस चुनाव के बाद? मेरा उसमें कोई से नहीं है, ना मैंने कभी इच्छा की है। ये हमारी पार्टी तय करती है, जो तय करेगी मैं स्वीकार करूंगा। करनाल अपने आप में हॉट सीट हो गया है, विधानसभा के हिसाब से बात करें, लोकसभा के हिसाब से बात करें, मुख्यमंत्री बाय इलेक्शन लड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हॉट और कोल्ड का विषय नहीं होता, जनता को वोट हर जगह करना होता है, हर जगह वोट करेंगे, जो जिसके बारे में जैसा आंकलन जनता का होगा वो स्वीकार करें। विपक्ष ये कह रहा है कि 400 पार का नारा लेकर चली थी, लेकिन 200-250 से भी नीचे रहने वाले हैं। विपक्ष कुछ भी कहे, जनता ने जवाब देना इसका। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा विषय मैं ये जनता के सामने रख सकता हूँ कि वोट सब करें। मुद्दा है राष्ट्रवाद। मुद्दा राष्ट्रवाद है। आप एक उम्मीदवार के अलावा बड़े नेता भी हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं, तो हरियाणा में कितने लोकसभा क्षेत्रों को आप कवर कर चुके हैं विजय संकल्प रैली के जरिए? 90 की 90 विधानसभा पर में रैलियां हो चुकी हैं। अब उसमें लगभग आधी से कुछ ज़्यादा मुख्यमंत्री ने की हैं, कुछ कम मैंने की हैं। ऐसा कह सकते हैं 40 और 50 होंगी, सब हमने दोनों ने मिलकर तय की। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आपने सुना, इनका कहना है 10 लोकसभा करनाल उपचुनाव भी हम जीतने वाले हैं, विपक्ष कहीं सामने नहीं है, खाली मैदान है और राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा है।